हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर किया था, उसके माइक्रो फैक्टर्स, उसके मैक्रो फैक्टर्स। आइए मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली उसको एक बार बता देता हूं। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं आपको इमेज भी इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पर जी ड्राइव में डाल दूंगा। अब वहां से इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, आपको इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल में कौन से फैक्टर्स आते हैं, एक्सटर्नल में कौन से फैक्टर्स आते हैं। आइए दिखा देता हूं आपको वो इमेज। वो इमेज है ये। तो हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट है जो दो फैक्टर्स में डिवाइडेड है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही हिस्सा आता है कि जो उसको पार्शियली कंट्रोल कर सकता है, जैसे उसका वैल्यू सिस्टम की उसकी वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉय वैल्यूज क्या है, मोरालिटी कितनी है, एथिकल वैल्यूज कितनी है, वो सब चीजें। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि हायरार्की जो होती है हमारी वो किस तरह की है, वो कितनी एफिशिएंट है, वो सब चीजें। कॉर्पोरेट कल्चर यानी कि जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, यानी कि इनसाइड कॉर्पोरेट और आउटसाइड कॉर्पोरेट की हमारा बाकी कॉर्पोरेशंस के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जो हमारे एम्प्लॉइज, हमारे लेबर्स, हमारी मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी प्रोडक्टिव है, तो उनकी क्वालिटी। लेबर यूनियंस की जो हमारे लेबर यूनियंस हैं वो कितने एफिशिएंट है, कितने प्रोडक्टिव हैं, वो कितने फ्रीक्वेंटली प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी डिमांड्स को आगे रखते हैं, उस तरह की चीजें। और हमारे जो है कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट बन जाता है क्योंकि ये चीजें बिजनेस के अंदर हो रही हैं, इसको तो बिजनेस पार्शियली कंट्रोल कर सकता है। तो अब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, जो कि बहुत हद तक अनकंट्रोलेबल चीजें होती हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी दो पार्ट बनते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और अपना मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है बिजनेस की, यानी कि जो उससे बिल्कुल रिलेटेड रहता है, उससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है या डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सिमिलरली मैक्रो एनवायरनमेंट आपका होता है जो आपके बड़े लेवल पे किया जाता है, जो आपसे डायरेक्टली रिलेट नहीं करता बट आपको इनडायरेक्टली बहुत मेजर और सिग्निफिकेंट वे में इन्फ्लुएंस करता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अपने कौन से पार्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, मार्केट सप्लायर्स और इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं। और सिमिलरली मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, सोशियो कल्चर और डेमोग्राफिक फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स हमने अपने कल के वीडियो में इंडिविजुअली डिफाइन कर लिए थे, एक्सप्लेन कर लिए थे, समझ लिए थे। आज मैंने आपको बाय चार्ट जो है वो ये चीजें बता दी हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये चार्ट आपको जो है आपके एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आप आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो रहेगा एक बहुत छोटा सा टॉपिक कि विजन, मिशन और गोल में क्या फर्क है। ये फर्क समझने की हम कोशिश करेंगे कि विजन क्या होता है, मिशंस क्या होते हैं और गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस का, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में रहकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस विजन से कि विजन क्या चीज होती है। जब आपसे कोई पूछा जाए कि भाई विजन क्या है तेरा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो विजन होता है एक लॉन्ग टर्म, जो आप फ्यूचर जो है अपना सोच रहे हैं कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, दैट इज माय विजन। कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं सैमसंग के लेवल पर ट्रेड करना चाहता हूं, दैट इज माय विजन। की एक बहुत बड़ा और बहुत बड़े लेवल का एक आप जो है एस्टिमेट लगा रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं, वो होता है एक विजन। अ विजन डिलीनिएट्स ड्रीम ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस, providing a macro view where we are going and convincing rationale for why this makes good decision sense for the business organization। तो मैंने आपको बताया वो आपका एक सपना है जहां आप पहुंचना चाहते हैं अल्टीमेटली, यानी कि जो आपका एंड गोल है वो आपका क्या होता है, विजन होता है। तो ये विजन क्या है, जनरली यूज्ड एज अ गाइड टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी। विजन प्रोवाइड्स अ क्लू अबाउट द फीलिंग्स, बिलीव्स, इमोशन एंड पिक्चर्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। विजन जैसे मान लीजिए आप हैं, विजन्स किससे रिलेटेड है, आपके विजुअल से, यानी कि जो आप देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप एक सपना देख रहे हैं एक अच्छे भविष्य का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो वही विजन की यहाँ बात की जा रही है। तो वो सपना जो है, क्योंकि आपको वहां पे पहुंचना है आज नहीं तो कल, तो आप अपनी हर स्ट्रेटेजी उस सपने को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन करेंगे, फ्रेम करेंगे। तो विजन क्या बन जाता है आपका, एक एक एंड गोल बन जाता है, एक एंड गेम होता है आपका, जिसके अंदर आपके फीलिंग्स जो हैं उसको लेकर आपके बिलीव जो हैं, और आपकी हर स्ट्रेटेजी, हर बिजनेस डिसीजन किसके लिए फोकस किया जाता है, ताकि आप वो विजन एक दिन अचीव कर सके। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो आपका विजन क्या है, अच्छा कैरियर, अच्छी ग्रोथ, अच्छा लाइफ आप स्पेंड कर सके, एक हैप्पी लाइफ जो है आप वो स्पेंड कर सके। तो ये आपका विजन है। और आपका हर जो दिन है, हर दिन में जो आप काम कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो उस विजन को अचीव करने के लिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किस लिए है, ताकि आप जो अपनी लाइफ है उसको एक प्रोडक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में, और अपना अपना फ्यूचर है न सिर्फ अपना बट ये आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपके वाइफ हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो आने वाली आपकी जनरेशन है, तो वो आप सोच रहे हैं, उनका अच्छा भविष्य आप सोच रहे हैं, तो वो एक विजन हो जाता है। और सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका विजन रहता है अपने से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर पहुंचने का, टू बी द मैक्सिमम, टू बी द बेस्ट इन द फील्ड दे आर ऑपरेटिंग। तो वो विजन वहां पर होते हैं। तो
उसके बाद आते हैं मिशन क्या चीज होती है। हमने ये समझ लिया विजन क्या होता है। विजन क्या होता है, आपका एक सपना होता है टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ, और आप उस विजन को ही बेस रखकर, उस विजन को ही अपना बेंचमार्क रखकर अपनी हर स्ट्रेटेजी को फ्रेम करते हैं। और सिमिलरली अब आते हैं मिशन पर। मिशन क्या होता है, मिशन होते हैं वो आपकी स्ट्रेटेजीज जो आप उस विजन को अल्टीमेटली अचीव करने के लिए आए दिन अप्लाई करते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए आपके, लॉन्ग टर्म विजन हो गया आपका, उसको लॉन्ग टर्म विजन को जो है मटेरियलाइज करने के लिए आप जो डेली बेसिस पर चीजें कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीजें कहां आती हैं, आपकी मिशन के अंदर आती हैं। द मिशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म, कि जो मैं ऑपरेशंस कर रहा हूं उसका स्कोप कितना है, उसमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, वो सारी कहां डिफाइन करेंगे आप, मिशन के अंदर। इट इंडिकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन वट इट इज, व्हाई इट एग्जिस्ट एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन इट कैन मेक, तो वो चीज यहां पर बताई जाएंगी। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फिलोसफी, सेल्फ कंसेप्ट, पब्लिक इमेज, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, कंसर्न फॉर सर्वाइवल। तो इस तरह की जो जो एक प्राइमा फेसी आपकी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या बन जाता है, आपका मिशन बन जाता है। किस लिए बन जाता है, ताकि आप अपने अल्टीमेट विजन जो है उसको अचीव कर सकें। उसके बाद आती है मिशन स्टेटमेंट की, किस तरह की मिशन स्टेटमेंट आती है, ये आपको एक नीचे एग्जांपल दिया गया है, उसके द्वारा समझाऊंगा, आपको और जल्दी समझ में आ जाती है। उसके बाद आते हैं गोल्स, कि गोल्स क्या होते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, विजन यानी कि हमारा सपना क्या है, कहां हमको पहुंचना है, मिशन यानी कि वो स्ट्रेटेजीज जो हम अप्लाई करेंगे, जो हम मिशन यूज करेंगे उस अपने विजन को अचीव करने में। फिर आता है गोल्स, जो कि हमारे परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, एक माइलस्टोन सेट कर लिया जाता है, जैसे जिनसे हम मिशन को अचीव करा जाएगा, जो हमने मिशन अपने दिमाग में सोचे हैं। देखिए समझिए, विजन, मिशन, गोल। गोल आपके डेली ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि ये मुझे करना है, तब जाके मेरा मिशन पूरा होगा। मिशंस आपके शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स कि ये मिशंस मेरे अगर पूरे हो गए तो मेरा अल्टीमेटली विजन पूरा हो जाएगा। तो वो चीजें हैं, स्टेप एक लैडर है, आप गोल्स से मिशन पे जाएंगे, मिशन से आप किस पे जाएंगे, विजन के ऊपर जाएंगे। वो चीजें यहां पर दी गई हैं। तो दो क्राइटेरिया है, गोल प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए माइलस्टोन्स जैसे होते हैं, आप गोल्स को माइलस्टोन्स की तरह देखे। माइलस्टोन्स देखे ना आपने, आप सड़क पर जा रहे हैं, हाईवेज यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर साइड में आपको छोटे छोटे ऐसे इस तरह के, मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, इस तरह के आपको रोड की साइड में आपको ऐसे पत्थर जो है बिल्ड दिख जाएंगे, स्टोन्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई आप जहां जाना चाहते हैं, या ये रोड जो है आपको कहां लेकर जा रही है, और आपने इतना रास्ता तय कर लिया है, और आप जहां जाना चाह रहे हैं उसके लिए इतना डिस्टेंस अभी बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दिल्ली जाना चाह रहा हूं, तो यहां पर लिखा होगा NH8, यानी कि जिस नेशनल हाईवे का वो माइलस्टोन है उसका नाम, और दिल्ली यहां पर लिखा होगा, और उसके नीचे लिखा होगा डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने शहर से निकला ही हूं, तो वो पहला माइलस्टोन है वो 80 किलोमीटर दिखाएगा। फिर ऐसे सब्सिक्वेंट जितने माइलस्टोन आएंगे वो धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा। तो वो माइलस्टोन जो है वो एक तरह से हमारी गोल्स बन जाते हैं, कि एक बहुत छोटे छोटे जो हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं अपने मिशन को अचीव करने के लिए, और वो मिशन जो है हमारे फाइनली जो है विजन में तब्दील हो जाएगा। तो वो चीजें हैं कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें जाना कहां है। जैसे आज आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, आज आपका गोल है ये लेक्चर को देखना। इस लेक्चर से जो पीडीएफ आप देख रहे हैं उसको एक बार खुद से रिवाइज कर लेना। ये गोल आपका क्या बन जाएगा, आप इस डेली इन गोल्स को फॉलो करेंगे तो आपका मिशन क्या हो जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना। उसके बाद आपका जो विजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि मेरे को जो है प्रोफेसर बनना है, मेरे को एक एस्टैब्लिश्ड जो है रिसर्च फेलो बनना है, या कुछ भी इस तरह का वो आपका विजन हो जाएगा, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ जो है वो खुद भी जी सकूं, और जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं, जो मेरी सराउंडिंग है, वो भी मेरे से जो है कुछ सीख सकें। उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाएंगी। फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स, तो आपके एफर्ट्स, आपके डेली एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो वो चीजें। गोल गाइड प्लान्स एंड डिसीजंस, वो प्लान्स और डिसीजंस हेल्प इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस में मदद करती हैं ये सारी चीजें। आपने आज का गोल डिसाइड कर लिया सुबह उठ के कि भाई मेरे को आज 2 लेक्चर्स देखने हैं 2 सब्जेक्ट के, और उनके पीडीएफ में से मुझे उनको रिवाइज करना है, या उनकी बुक्स में से मुझे एक बार रीडिंग ले लेनी है, ये आपका गोल हो गया। अगर आप जो है दिन के एंड में इवैल्यूएशन करने बैठते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि यार मैं ना दूसरा लेक्चर पूरा नहीं देख पाया, या मैंने जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कर ली, मैंने सोचा था मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा लेकिन मैंने 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल ली, बहुत अच्छी बात है। या अगर मैं 6 घंटे सोचा था मैं पढ़ूंगा, मैंने सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ पाया हूं, तो मेरा 1 घंटा कहां चला गया। उस तरह की इवैल्यूएशन आप अपने गोल्स के साथ कर सकते हैं। ये गोल्स कहां ट्रांसलेट होते हैं लॉन्ग टर्म में, आपका मिशन के अंदर, और मिशन लॉन्ग टर्म में कहां वो ट्रांसलेट होते हैं, आपके विजन के अंदर। तो ये चीजें आपकी दी गई हैं। तो 3 तरह के गोल होते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल होते हैं, टैक्टिकल गोल होते हैं, और ऑपरेशनल गोल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं, हम अपने एग्जांपल से समझते हैं कि विजन, मिशन और गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से समझा जाएगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी, आपने इसका नाम सुना ही होगा, इसका एक एग्जांपल दिया गया है। इसका विजन क्या है, टू बी अ ग्लोबली एडमायर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये एक इसका सपना है कि मैं पूरी दुनिया भर में जाना जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाऊं, कि भाई हाँ इंडिया की एक कंपनी है जिंदल, अमेरिका में बैठा है एक इंसान ये बोल सके कि हाँ इंडिया की एक कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी, जो पूरी दुनिया भर में ऑपरेशंस करती है, और मैं वहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो ये इसका एक बहुत लॉन्ग
लॉन्ग टर्म विजन हो गया, ये मेरा सपना है, ये जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी का विजन है टू बी ए ग्लोबली एडमायर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट। देख रहे हैं आप कितना बड़ा स्कोप जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिशन, विजन बन जाता है, यानी सपना बन जाता है। फिर आता है मिशन, कि हमारे पे उस विजन को अचीव करने के लिए हम जो मिशंस हैं वो किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर बताई जाती है। टू द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इनोवेशन के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू, सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के थ्रू, हाईएस्ट एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के थ्रू, हायरिंग डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल के थ्रू, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स के थ्रू, और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटी। तो ये हमारे मिशंस हैं। इन मिशंस को हम स्लोली स्लोली पूरा करेंगे ताकि अल्टीमेटली जो हमारा विजन है वो मटेरियलाइज हो सके। तो ये चीजें हैं आपकी मिशन, सॉरी विजन, मिशन और गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो ये आप जो है एक बार इनको खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, मैंने आपको जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकता था समझा दिया। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, की भाई सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो है उसका बिजनेस के अंदर क्या रोल रहता है, वो क्या फीड्स देती है, क्या इनपुट्स देती है, क्या आउटपुट हमसे डिमांड करती है, क्या वो फाइनेंसेस में हमारी मदद करती है, उस तरह की हर चीज जो है हम इस चैप्टर के अंदर अपना डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डज पॉलिटिक्स ड्राइव इकोनॉमिक्स और डज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो पहला सवाल जो है इन्होंने बड़ा जो है एफिशिएंट, एक बहुत प्रोडक्टिव सवाल आपसे पूछा है कि क्या सरकार या पॉलिटिक्स इकोनॉमीज को, यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है उसको इन्फ्लुएंस करती है, या हमारा अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिक्स को यानी हमारी सरकार को इन्फ्लुएंस करती है। दिस इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, बट इफ वी एनालाइज वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर हम अपनी इतिहास को पढ़ें, वी विल रियलाइज दैट इट इज अ टू वे ट्रैफिक, यानी कि वो एक तरफा नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ जो अर्थशास्त्र है यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करती है, या वाइस वर्सा कि पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये टू वे ट्रैफिक है, दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भी इकोनॉमिक्स को उतना ही अफेक्ट करता है जितना इकोनॉमिक्स इन रिवर्स पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ड्यूरिंग मेडिवियल एजेस यानी कि बहुत पुराना जो समय था, वी फाइंड दैट फॉरेनर्स इन्वेडेड इंडिया फॉर द सेक ऑफ हर वेल्थ, बट दीज इन्वेजन चेंज द होल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं मोटिव यहाँ पर क्या था, मोटिव था इंडिया को, इंडिया की जो वेल्थ थी उससे लूटना, बट जैसे ही ये काम स्टार्ट हुआ, जैसे ही वो इन्वेजन हुई, जो इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था वही बदल गया। तो कितना बड़ा जो है ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखने को मिला। The World War II was fought for the sake of colonies, money which colonies used to yield. The famous revolts of France, Russia, USA and China took place due to the prevailing economic conditions. All these revolts not only changed the political system of these countries but also their economic system. तो इस तरह की कुछ इतिहास में घटनाएं घटी हैं जिनके अंदर हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस या पॉलिटिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं, बल्कि पॉलिटिकल स्टेट भी जो है इकोनॉमिक्स को चेंज कर देते हैं। जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो क्या था, एक पॉलिटिकल स्टेट था जो चेंज हो गया हमारे देश का, और जैसे ही वो पॉलिटिकल स्टेट चेंज हुआ हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स थी वो एकदम से बदल गई। और सिमिलरली अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था इसके अंदर क्या था, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेट ही था, क्योंकि जर्मनी जो है वो एकदम से अपने आसपास के इलाकों पर जो है कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट हो गया था। तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ये जो यूनाइटेड नेशंस था उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जर्मनी को रोकना चाहिए। तो वर्ल्ड जो अलाइड फोर्सेस थी हमारी, यूएसए इस तरह की, तो उन्होंने जो है जर्मनी को रोकने की कोशिश की। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर की गई हैं। तो ये इतिहास गवाह है कि एक जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब एक तरफा ना होकर बल्कि टू वे चलता है, कि दोनों चीजें एक दूसरे को साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ एक टाइम पर अफेक्ट कर रही होती हैं। इंडिया, द British came for business and did everything to obtain its money. In the process, they changed the whole political system of India. क्या आया, वो इकोनॉमिक्स करने आए थे, वो पैसे कमाने आए थे, और उन्होंने बदले में क्या कर दिया, पॉलिटिकल सिस्टम ही बदल दिया। तो ये चीजें जो है चलती रही। उसके बाद आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज वर डेवास्टेटेड एंड टू बिगिन देयर जर्नी टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अफ्रेश। तो ये सारी जो है आपको बिल्कुल एकदम से फैक्ट्स के हिसाब से उस क्वेश्चन का जो है जवाब दिया गया है, और क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल है कि वो एक टू वे ट्रैफिक है, दोनों चीजें एक दूसरे को साइमल्टेनियसली इंपैक्ट करती हैं। बस आप इसको जो है फैक्चुअली एक बार रीड कर लें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, जो क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स के जो प्राइम क्वेश्चंस हैं, इनहेरेंट क्वेश्चन हैं, जिनके जवाब देने के लिए ही इकोनॉमिक्स का निर्माण किया गया था चाणक्य द्वारा। वो क्या थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। और ये समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, कंज्यूमर बिहेवियर समझना पड़ता है। वेयर टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करें, ये समझने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखना पड़ता है। रिसोर्स हमारी प्रोडक्शन के लिए जब हमने ये डिसाइड कर लिया मुझे क्या चाहिए, मुझे मोबाइल फोन प्रोड्यूस करना है क्योंकि कंज्यूमर मोबाइल फोन डिमांड कर रहे हैं, तो मैं वो ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करूंगा जहां पर पानी के रिसोर्सेज ज्यादा है, मैं वहां सेटअप करूंगा जहां पर मेरे को सेमीकंडक्टर्स ज्यादा एबंडेंस में मिल सकते हैं। तो वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस करना है। सीजनल चीजें हैं, जैसे मान
लीजिए मैं कहूँ कोई मैंगोज हैं, तो वो मैंगोज जो है गर्मियों के सीजन में ही ज्यादा सेल करे, ज्यादा बिकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सारे साल मैंगोज ही उगाऊंगा, नहीं, मैं सर्दियों में मैंगो उगाने स्टार्ट करूंगा ताकि गर्मियों में उनको जाकर बेच सकूं, और सिमिलरली गर्मियों में वो चीज उगाऊंगा जो मैं सर्दियों में जाके बेच सकूं। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, और क्या नाम है, कब प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, फिर देख लेंगे कैसे प्रोड्यूस करना है, फिर देखेंगे हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, वो भी हमें जो है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू जो पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी है और ऑलरेडी सप्लाई कितनी चल रही है। क्या ओवर सप्लाई तो नहीं हो रही है, अगर ओवर सप्लाई है तो वहां मैं और सप्लाई कर दूंगा, तो फिर जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, कि डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें तो ऑलमोस्ट लगभग मुफ्त में बिकने स्टार्ट हो जाएंगी, वो नहीं काम करना। उसके बाद आता है टू होम टू सेल, कंज्यूमर बेस क्या रहेगा। देखिए, आपको कंज्यूमर बेस डिफाइन करना जरूरी है ना, सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर करना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है आपको बेचना कहाँ है आपका सामान, तो आप कैसे बेचेंगे उसको, वो जो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन करी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, वो सारी वेस्ट हो जाएंगी अगर आपको ये नहीं पता ये बेचना किसको है। तो वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पर समझनी। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाँ आपने ये देख लिया इन लोगों को बेचना है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचाना कैसे है ये भी समझना जरूरी है। पहुंचाने के लिए हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, इस तरह की सारी कॉमर्स एक्टिविटीज अवेलेबल होती हैं। व्हाट शुड बी द प्राइस, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड करनी है। मैंने सारी चीजें डिसाइड कर लिया, मुझे ये देखना कि प्राइस क्या रखूं इस चीज का, जिससे मेरे को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स के ऊपर उस चीज का लोड भी ना ज्यादा पड़े। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर जो है इकोनॉमिक्स को डिजाइन किया गया है। सारी लॉज, सारे थ्योरीज, इन्हीं क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको दिमाग में बैठने चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस ही हैं आपके इकोनॉमिक्स को जो है पार उतारते हैं। तो ये चीजें जो है आप बार बार एक बार इसको रीड करिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, टू whom टू सेल, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, और फाइनल क्वेश्चन क्या बता अपना, व्हाट शुड बी द प्राइस यानी प्राइसिंग डिसीजंस। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, आइए डिस्कस करते हैं कि अब गवर्नमेंट का जो है बिजनेस के अंदर क्या क्या रोल रह चुका है। तो सबसे पहले आते हैं रेगुलेटरी रोल। कहने का मतलब क्या है, जैसे सेबी है, जैसे आरबीआई है, अगर आपको एक बैंक खोलना है तो आपको एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए ना। वो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, वो रेगुलेटरी बॉडी है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो आप आरबीआई के पास जाइए, अपनी एप्लीकेशंस लेके, फंड्स दिखाइए, जो दिखाना है दिखाइए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, आपको वो बैंक खोलने का लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो वो क्या है, वो आरबीआई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट बॉडी है जो ऑटोनोमस फंक्शन करती है किस चीज के लिए, रेगुलेशंस के लिए। सिमिलरली हमारी सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमारी सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमारी बहुत सारी और आईआरडीएआई है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारी जो है गवर्नमेंट बॉडी सेटअप की गई थी ताकि वो रेगुलेटरी रोल परफॉर्म कर सके, चीजों को रेगुलेट कर सके जहां पर, और खासकर उन चीजों को जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट जो है सबसे प्राइम गोल रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बैंक्स देख लीजिए, इंश्योरेंस देख लीजिए, सिक्योरिटी, शेयर मार्केट देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीजें जो है, यहाँ पर सबसे प्राइम गोल है पब्लिक इंटरेस्ट। जहां पर भी पब्लिक का पैसा लगा है, पब्लिक का इंटरेस्ट लगा है, वहां पर जो रेगुलेटरी बॉडी पाएगी आपको 99.99% केसेस में गवर्नमेंट बॉडी पाएगी। तो वो गवर्नमेंट बॉडी जो है वो गवर्नमेंट ही है, वो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है उसका जो प्राइम करता धरता है। तो वो गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है बिजनेस के लिए रोल प्रोवाइड कर रही है एज अ रेगुलेटरी बॉडी का, वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं रिजर्वेशन। द गवर्नमेंट लिमिट्स द स्फीयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रिजर्विंग द इंडस्ट्री फॉर स्मॉल स्केल पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप अपने जब हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसी ये पॉलिसीज आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो इससे हुआ क्या था, आपके पास बहुत सारी चीजें जो है बेनिफिशियल हुई थी। जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी आई थी, आपके पास नॉलेज आई थी, टेक्निकल नो हाउ आ गया था, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ गई थी, आपके पास बिजनेसेस आ गए थे फॉरन, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरन मार्केट से यहाँ पर चीपर अवेलेबल होने लगे थे। तो इस तरह की जो है बेनिफिट्स आया था, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल था। एट द सेम टाइम ये किसके लिए डिस्ट्रक्टिव था, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो उनको बचाने के लिए जो कानून जो है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस किया गया, वो भी किसने किया था, हमारी गवर्नमेंट ने किया था। देखिए पॉलिसीज कौन लाया था, गवर्नमेंट लाई थी। उसको उन पॉलिसीज से जो पॉजिटिव था वो किसको जो है रिसीव हुआ, हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में रिसीव हुआ। लेकिन उनके जो नेगेटिव्स थे वो बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि देखिए जब एलपीजी पॉलिसीज आई थी तो मोस्टली चीजें ना गवर्नमेंट ओन्ड ही थी। 1991 में आई थी, मोस्टली चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर ली, लाई इसलिए गई थी ताकि प्राइवेटाइज किया जा सके, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। जो कंपनीज हैं, जैसे आप अभी फिलहाल भी देख रहे हैं अपना एयर इंडिया है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे का मोस्टली जो ये अपनी बनाई है नेशनल प्राइवेटाइजेशन पाइपलाइन एनईपी जो बनाया है, ये किस लिए बनाया, ताकि 6 लाख करोड़ का इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को रिटर्न्स मिल सके थ्रू प्राइवेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, तो वहां पर उन चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो चीजें गवर्नमेंट खुद से ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बहुत फ्री। देखिए गवर्नमेंट एक ना बहुत फ्री हैंड चीजों को रखती है। जैसे रेलवे जाएंगे, आपको मुझे दिल्ली जाना है, 20 रुपए की टिकट लगती है, मुझे
रोहतक से दिल्ली जाने के अंदर। तो आप देखिए, और सिमिलरली अगर मैं रोहतक से दिल्ली एक उबर कर लेता हूं या ओला कर लेता हूं, तो वहीं पे मुझे वो चीजें हैं 1200, 1300, 1500 तक की भी पड़ सकती हैं। तो ये आप देख रहे हैं डिस्पैरिटी कितनी है कि एक चीज ऐसी है जो मैं 20 रुपए में कर सकता हूं, वही चीज अगर मैं प्राइवेटाइज कर दूं तो 1200 से 1500 रुपए लग रहे हैं। ये चीजें कंट्रोल जो है गवर्नमेंट फ्री हैंड रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ी लॉस मेकिंग जो है इकोनॉमीज इस तरह से रन करनी पड़ती है। हम देखेंगे आपकी जो रेलवे है वो कितनी लॉस मेकिंग है, वो जब से बनी है एक भी बार वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो इन चीजों को जो है धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज किया जाता है। दूसरी चीज, प्राइवेटाइजेशन से आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब देखिए क्या है कि आप 20 रुपए देकर जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए रेलवे की में एमिनिटीज क्या होती हैं, एकदम एकदम थर्ड ग्रेड का आपको टॉयलेट मिलता है। उस तरह की चीजें हैं जो उस डिस्कशन में नहीं पड़ते। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऊबर में जाएंगे, बेशक 1500 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आप एसी गाड़ी में जाएंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जाएंगे, चाहे कितना ही सामान लेके जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मर्जी लेके जाना है उसको लेकर जाइए। वो सारी चीजें जो है वो प्राइवेटाइजेशन के साथ आती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि इससे जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, जो हाई प्राइस पे बेच रहे थे, जो बहुत होमोजीनियस प्रोडक्ट्स थे, अब वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव आके खड़ा होगा जो सस्ता भी है, जो अच्छा भी दिखता है, जो टेक्नोलॉजिकली उनसे ज्यादा एडवांस्ड प्रोसेस से बनाया गया है। तो उनकी रिजर्वेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शंस के लिए जो है गवर्नमेंट अपने रेगुलेटरी रोल्स वहां पर एस्टैब्लिश करती है कि भाई कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जहां पर प्राइवेटाइजेशन हम नहीं अलाउ करेंगे। जैसे अब तक 2021 तक, 2020 तक भी रेलवे ये अपना रोड है, एनएचएआई है जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, या एक्सप्रेस वे अथॉरिटीज होगी, और आपकी जो एयर इंडिया हो गई, ये क्या थी, ये गवर्नमेंट कंट्रोल थी। तो ये रिजर्व्ड सेक्टर थे, ये इस तरह के सेक्टर थे जहां पर पब्लिक प्राइवेटाइजेशन को आने को मना करा गया था, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट हैं, उनको मेंटेन किया जा सके। तो वो रिजर्वेटरी रोल यानी कि एक प्रोटेक्टिव रोल जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, मैंने आपको फुल डिटेल में जो है समझा दिया एग्जाम्पल देके। तो रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, और रेलवे को भी अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जैसे अमेरिका है, वहां पर आपकी एटॉमिक रिसर्च भी जो है प्राइवेटाइज है। तो इस तरह की चीजें जो की जा सकती है। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग, कि भाई लाइसेंस दिए जाते हैं। जैसे देखिए ना, बैंक खोलना है तो उसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको ब्रोकर बनना है, मर्चेंट बैंकिंग में देखा था ना, आपको जो है सेबी से जो है लाइसेंस लेना पड़ता था, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता था। मर्चेंट बैंकिंग छोड़िए, आपको सिर्फ अगर ब्रोकर भी बनना है तो भी आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, एनएसई में अप्लाई करना पड़ेगा, बीएसई में अप्लाई करना पड़ेगा, वो ऑथराइज करेंगे तब जाके आप एक ब्रोकर बन सकते हैं। उस तरह की सारी चीजें हैं जो ये की जाती है, लाइसेंसिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में क्या नाम है, जहां पर लीकर है, अगर आपको लीकर पार्टी करनी है तो आपको उस लीकर का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि आपको जो है अपने किसी भी जो है लीगल जहां से ये लाइसेंस मिलता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी है, वहां से आपको वो लाइसेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है वो जो लीकर पार्टी है वो नहीं कर सकते। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। जैसे मेडिसिन का, अगर आपको केमिस्ट बनना है, मैन्युफैक्चरर तो छोड़िए, अगर आपको केमिस्ट भी बनना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस तरह की सारी चीजें जो है वो लाइसेंसिंग के थ्रू की जाती हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है कुछ चीजों पर अपना टाइट कंट्रोल रख सके, उनको ढंग से रेगुलेट कर सके, उसके डाटा में वो सारी चीजें हो, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आए, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात आए, तो गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई पब्लिक का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको पेनलाइज किया जाए। उसके बाद आती है एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसके पास देश भर का पैसा होता है। समझ रहे हैं आप बात? गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है? टैक्सेस। ठीक है, वो टैक्सेस कहां से आते हैं? वो देश भर की जनता से आते हैं, वो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू आए। यही पैसा जो है किस चीज के लिए अप्लाई किया जाता है? एक्सपेंशन के लिए। किन चीजों के एक्सपेंशन के लिए? नेशनल एसेट्स जो हैं, जैसे रोड्स हैं, अपनी अपनी ये जो अब तक की एयर एशिया है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके लिए तो वो एक्सपेंशन का पैसा उनको दिया जाता है। या कभी कोई नीडी है, कोई ऐसी फाइनेंशियल जो क्या नाम है, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसको फाइनेंशियल एड चाहिए, तो उसके लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। तो उस तरह की सारी चीजें भी गवर्नमेंट करता है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अ बिजनेस हाउस बोथ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एज वेल एज रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सपेंशन एक्टिविटी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर वो एक्सपेंशन की परमिशन दे रहा है तो वो एक्सपेंशन की रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। उस तरह की चीजें हर कोई कर सकता है। एमआरटीपी एक्ट, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ बिग हाउसेज बिसाइड विच वेरियस रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी और लॉन्चिंग न्यू वेरिएंट्स। तो इस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट करता है। रिस्ट्रिक्शंस का काम जो है, एक्सपेंशन का काम जो है वो गवर्नमेंट करता है। उसके बाद आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज द गवर्नमेंट दैट डिसाइड वेदर एमएनसीज कैन इन्वेस्ट इन अ कंट्री और नॉट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो एलपीजी पॉलिसीज 1991 में आई थी, उसका जो एक प्राइमरी पर्पस था वो क्या था कि इंडिया को पैसे की जरूरत है, इंडिया को एक्सपेंशन की जरूरत है, इंडियन मार्केट को, इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है, इंडिया को फॉरेन नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आया? उसके साथ साथ आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों ने फॉरेन से, हमारा देश उस वक्त एक ग्रोइंग स्टेज पे था, आज भी ग्रोइंग स्टेज पे है, डेवलपिंग नेशन है,
तो लोग जो है फॉरेन के, वो एक डेवलपिंग कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ना सिर्फ रिटर्न के चांसेस काफी हाई होते हैं, बल्कि इंडिया के लिए भी वो पैसा जो है बड़ा, जैसे कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की ही जो अपनी इकोनॉमी है वो भी अपना बूस्ट करती है, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है नई कंपनी सेटअप करने में, नई प्रोडक्शन लाइंस बनाने में। तो वो सारी चीजें जो है अल्टीमेटली कहाँ रिजल्ट करती हैं, मोर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, मोर इन हाउस चीजों के लिए। वो सारी चीजें जो है कौन करता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। एफडीआई के ऊपर लिमिट लगा देनी है कि कौन से सेक्टर में कितनी एफडीआई ही परमिट की जाती है। जैसे कुछ सेक्टर्स पे अब तक जो है लिमिट्स लगाई गई थी कि यहाँ पर सिर्फ 30% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वो लिमिट बढ़ाकर अब 100% कर दी गई है, पहले 75 की थी, धीरे धीरे करके इस तरह से लिमिट्स जो है बढ़ा दी गई है। तो प्राइवेटाइजेशन के तरफ जो है वो भी फोकस बढ़ रहा है, और एफडीआई के थ्रू जो है वो भी फोकस बढ़ रहा है। इस तरह की चीजें जो है कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, बिल्कुल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट्स पे कितनी सब्सिडी होंगी, एक्सपोर्ट पे कितनी सब्सिडी होंगी, इंपोर्ट पे ड्यूटीज कितनी लगेगी, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, एक्साइज कितना लगेगा, क्वांटिटी कोटा सेट कर देंगे भाई, एक टाइम पे एक जो इंपोर्टर है वो इतना ही सामान मंगा सकता है, एक टाइम पे एक एक्सपोर्टर इतना ही सामान एक्सपोर्ट कर सकता है, उसकी वैल्यूएशन कितनी रहेगी। वो सारी चीजें जो है अपनी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद आते हैं अपने टैक्सेस, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का, जो टैक्सेस है वो कौन डिसाइड करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। किसकी रिकमेंडेशन से, हमारी जो बाकी की स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, या जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस पे, जो हमारे पीएसयूज हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर आप अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर कोई सजेशन देके आना चाहते हैं तो आप जाके देके आ सकते हैं। अब सुनी चाहे ना सुनी चाहे, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इट इज ओपन टू ऑल। तो उस तरह की चीजें जो है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद आते हैं हमारे सप्लाई ऑफ मनी, बिल्कुल सही बात है, मनी की सप्लाई यानी क्रेडिट की सप्लाई, वो कौन कंट्रोल करता है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू कंट्रोल करती है। आरबीआई क्या डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। अगर उसको लगता है कि अपना मार्केट में पैसा कम है तो वो इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा देती है, अगर उसको लगता है कि मार्केट में पैसा कम वो है ज्यादा है, उस तरह से जो है इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करती रहती है, डिपेंडिंग की मार्केट में पैसा ज्यादा है या कम है, ज्यादा लोन्स देने हैं तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, कम लोन्स देने हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। उस तरह की सारी चीजें जो है, एक फ्लो है जो मनी का, उसको कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई थ्रू बैंक रेट्स, सीआरआर, एसएलआर, इस तरह की चीजें जो है वो करता रहता है। तो आरबीआई भी किसके है, गवर्नमेंट बॉडी ही है, तो वही चीजें यहाँ पर हो जा रही है। उसके बाद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी हमारे पास, एफडीआई से भी हमारे पास, इन सारी चीजों से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो जब वो दो चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो फॉरेन एक्सचेंज जो कि उसका एक रेजिडुअल है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो भी हमारा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा। फॉरेक्स की जो पॉलिसीज है वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। तो उस तरह की चीजें भी गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद इंसेंटिव्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। जैसे मान लीजिए आप कोई वीक इंडस्ट्रियल एरिया है या यूनिट है, उसको जो है टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ठीक है तू 5 साल तक टैक्स मत दे, कोई बात नहीं, अपने रेवेन्यू इन्वेस्ट कर, तेरे को और फंड चाहिए तो हम दे देंगे। सिमिलरली अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर आजकल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, अगर आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर या कोई भी उसके अलावा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको हैवी सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव्स देती है। अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, आप अपनी जो है बिजली निगम के पास आप एप्लीकेशन डालिए, वो आपके घर आएंगे, आपके घर के हिसाब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लिस्ट बना के दे जाएंगे, और वो लिस्ट में जो है आप आपका पैसा लिखा होगा, और वो पैसा जब आप भर्ती करवा देंगे तो आपको वो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, आप जो है अपनी गुड्स हैं उनको मिल रेटेड सप्लाई दिखा सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे तो हम आपको 15 साल तक की जो है टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर देंगे। 5 साल जीरो टैक्स, उसके अगले वाले आने वाले 5 साल कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कि भाई 50% टैक्स माफ कर देंगे, और उसके अगले और 5 साल जो है 25% टैक्स माफ कर देंगे। तो इस तरह की सारी पॉलिसी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करता है। उसके बाद लीगल रोल, बिल्कुल सही बात है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी किसके साथ काम करता है, हमारे गवर्नमेंट के साथ काम करता है। गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है, जुडिशियल सिस्टम हमारा उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं उनको रिजोल्व करता है। वो सारी चीजें भी यहाँ पर की जाती हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बिल्कुल ठीक है। देखिए देश के जो सबसे बड़े नेशनल एसेट्स हैं, जैसे हाईवेज हो गए, अपने ब्रिजेस हो गए, या कोई भी इस तरह का जो बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो मोस्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही उतना पैसा, उतनी रिस्क है किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपनी जितनी रोड्स देखते हैं वो कौन बनाता है, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू बनवाई जाती हैं, बट अल्टीमेट रिस्क किसकी होती है, वो होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, जो हमारी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह की चीजें जो है वो की जाती है। हमारी रेलवे लाइंस कौन डलवाता है, पानी की सप्लाई कौन देखता है, क्योंकि ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कौन देखता है, ये सारी चीजें कौन करता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो उस तरह की चीजें हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही चीजें हैं। देखिए
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, क्यों की गई थी? इसीलिए की गई थी क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज, पब्लिक कॉलेज सेटअप किए गए थे गवर्नमेंट के अंडर कि भाई ये जो है आप यहाँ जाइए, आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी और आपकी एजुकेशन का जो लेवल होगा, जो क्वालिटी होगी, वो एक्जैक्टली सिमिलर होगी आपके किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बराबर। उस तरह की चीजें भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आपकी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग स्कीम चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट इंटर्नशिप स्कीम चलाई जाती हैं, सारी चीजें ऐसे की जाती हैं ताकि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की है वो डेवलपमेंट की जा सके। आपका जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, वो किस लिए थी? वो इसीलिए थी ताकि जो है आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, जो लेबर, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर इस तरह का है, वो काम कर सके ताकि उनकी डेवलपमेंट की जा सके। उस तरह की सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के अंडर भी आती हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर रोल, बिल्कुल सही बात है। जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, वो क्या है? वो गवर्नमेंट ही है जो बिजनेस परफॉर्म कर रही है, तो वो गवर्नमेंट का एज एन एंटरप्रेन्योरशिप रोल जो है वहां पर दिखाई देता है। जो आपके पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे आपका भेल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, ये सारी जो है कौन है? ये पब्लिक सेक्टर बॉडीज हैं जिनको डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट जो है अंडरटेक करती है। उस तरह की सारी चीजें भी गवर्नमेंट ही करता है। देखिए, सेल है, एल्यूमिनियम इंडल जो है वो है, रेलवे पावर है, एनटीपीसी हो गया, ये भेल हो गया, पेट्रोलियम और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है, टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ से मतलब है बीएसएनएल और एमटीएनएल से, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है प्लानिंग रोल, बिल्कुल सही बात है। ये सारी हम क्या कर रहे हैं? प्लान ही कर रहे हैं ना सारी चीजें। तो इन सारी, जब ये इस तरह के रोल्स परफॉर्म करता है तो बिना प्लानिंग के तो हो नहीं जाते। अब पूरे देश का जो है क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है अगर आरबीआई, जो गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो बिना प्लानिंग के नहीं हो जाता, वो प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान भी होते हैं, गवर्नमेंट के 1 ईयर प्लान भी होते हैं, इस तरह के प्लान होते हैं जिसके अंदर वो अपनी ग्रोथ जो है, मिशन जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, कि वो अचीव कर सकती है। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट करता है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको फुल डिटेल जो है अपनी समझा दी है, आप इनको एक बार खुद से रीड कर लीजिए, अदरवाइज इसके अंदर और कुछ ऐसा है नहीं। आइए अब देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अपना कैसा है। फुल नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा एक सोशलिस्ट रिपब्लिक नेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर बताया गया है कि वो हम सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक ऐसे लोग हैं। उसके बाद सेक्युलर कंट्री है। तो फुल नेम ऑफ द कंट्री क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इंडिया हम बोलते हैं, लेकिन असल नाम जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया हुआ नाम है हमारे भारतवर्ष का, वो क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ तो मल्टीपेरी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ पर एक पार्टी काम नहीं करती, हमारे यहाँ पर 2 पार्टी, हमारे यहाँ पर जितनी चाहे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट कर सकती हैं। वो प्रॉपर इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट की जाएंगी। हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे एमएलएज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, हमारे जो पार्षद होते हैं, हमारे मेयर जो होते हैं, वो सारे जो हैं प्रॉपर इलेक्शंस के द्वारा, यानी लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोगों का नेतृत्व करने के लिए, यानी रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो जाकर, ताकि लोगों के इश्यूज को वो बड़े लेवल तक लेके जा सके। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अब रामनाथ कोविंद जी हैं। ये जो है पीडीएफ थोड़ी पुरानी है तो इसके अंदर प्रतिभा पाटिल जी का नाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारे गवर्नमेंट के हेड है, यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर्स के प्राइम, यानी कि सारे मिनिस्टर्स के लिए एक प्राइम बॉडी, वो कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह लिखा हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ पुरानी है, तो आप देख लीजिए। रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को देख लेते हैं कि तो इंडिया है, उसके अंदर 29 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं कि कौन कौन से पॉलिटिशियन है। हमारा यूनियन लेजिस्लेचर यानी हमारा पार्लियामेंट, उसके अंदर 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है और जो अपना राज्यसभा होता है वो अपर हाउस कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो है राज्यसभा के लोग, वो पीपल के जो, ये दोनों लोग जो है हमारे लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोगों का नेतृत्व करने के लिए। जैसे आप अपने एमपीज एमएलए को वोट करके आते हैं, वैसी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ऐसे ही स्टेट में है हमारे, जैसे हमारी जो सिस्टम है वो 2 तरह से काम करता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंट्रल सारी चीजें हैंडल करती हैं, और फिर स्टेट्स जो है उनकी जो सत्ता दे रखी है वो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में दे रखी है। और वो सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसको रिपोर्ट करती हैं? हमारे जो क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो है वो अलग से वो किए जाते हैं, और जो हमारे स्टेट इलेक्शंस हैं वो अलग से होते हैं। और हमारे स्टेट जो है वो नॉट नेसेसरीली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इन लाइन ऑफ। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है, उसके अंदर आप पार्टी है और कोई है, वहां पर कांग्रेस चल रही होगी, किसी और में कुछ और पार्टी चल रही होगी, तो जो सेंटर में है लेकिन बीजेपी है। तो इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे सेंटर में कोई हो, चाहे स्टेट में कोई हो, रिपोर्ट स्टेट को सेंटर पे करनी पड़ती है। उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इंडिया इज द सेक्युलर कंट्री, मतलब धर्म निरपेक्ष है। कोई भी धर्म जो है सब बराबर माना जाएगा। किसी भी धर्म को जो है एक प्रिविलेज जो है वो नहीं मिलेगा, सारे धर्म को एक बराबर तौर पर देखा जाएगा। और कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा। ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है, नहीं।
हिंदू इंडिया जो है वो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, उसके अंदर सारे धर्म जो है एग्जिस्ट करेंगे। आप आइए यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर का, जितना हिंदू बराबर है उतना ही मुस्लिम भाई बराबर है, उतना ही हमारा कोई और धर्म क्रिश्चियन भाई जो है बराबर है। तो सारे धर्म जो है एकदम से बराबर माने जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो हमारे देश का सबसे बड़ा जुडिशियल इंटरप्रेटर है, यानी कि सबसे बड़ा जुडिशियल जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है। और उसके नीचे जो है हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट में होते हैं, और लोअर कोर्ट्स है टाउन लेवल, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको बोला जाता है, तहसील जिसको कहते हैं, वो चीज बन जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आज के लिए जो है आपका चैप्टर 2 मैंने अच्छे से समझा दिया है। गवर्नमेंट का बिजनेस के अंदर क्या क्या रोल रहता है, सारे रूल्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया है, आपको हिंदी भाषा में जो है अच्छे से समझा दिया है। आपको ये जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, वो थोड़ा सा एक प्रीमाइस सा दे दिया है। ये चीजें आप अपने सोशल साइंस में बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ नया है नहीं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम अपने चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है, यानी कि हमारा जो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहता है, वो चीजें हम अगले आने वाले लेक्चर में, अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूंगा। आपको पीडीएफ की अगर जो है चाहिए, ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दी है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको शुरू में ही 3 लिंक्स मिल जाएंगे। एक आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, और तीसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप तीनों में से किसी पर भी जाकर जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डेली कुछ नई पीडीएफ अगर ऐड करनी होगी तो वो ऐड कर दूंगा आपके लिए। इमेजेस जैसे वो बिजनेस एनवायरमेंट वाली इमेज है, वो रेलिवेंट है, वो उसके अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अंदर कॉन्स्टेंट अपडेट्स चलते रहेंगे। और तब तक के लिए जो है धन्यवाद।